गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जैसा कि मैंने आपको बोला है साथियों, जेट पेपर 1 का तैयारी मैं कराऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री कंप्लीट सिलेबस, बहुत ही शानदार ढंग से। जेट नेट दोनों का सिलेबस सेम है साथियों। क्वालिफाई करने के बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य हो जाते हो, साथ ही साथ पीएचडी एडमिशन के लिए। झारखंड में पूरे 17-18 साल बाद यहाँ पर जेट का आयोजन हो रहा है। फॉर्म भरा जा चुका है और लाइव क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पीवाईक्यू दिखाना चाहता हूँ, ताकि पीवाईक्यू देख के आप माइंड सेटअप कर ले कि किस स्तर के सवाल, किस तरह के सवाल, किन टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखना बहुत ज़रूरी है, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पेपर 1 का, तो सभी के लिए कॉमन होता है पेपर 1, तो आप ज़रूर देखें और पूरा देखें, क्वेश्चन को समझने का कोशिश करें, पढ़ पढ़ के खुद से करने का कोशिश करें, अपना आकलन करें। बेसिकली इस बात पे आप ध्यान दें। और जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो बिल्कुल नए हैं, जब थियोरी क्लास करेंगे, पूरा थ्योरी आपको पढ़ाया जाएगा लाइव क्लास के माध्यम से, तब सारे क्वेश्चन आपके बहुत इजीली बनेंगे सब पढ़ने के बाद में। ये तो वैसे ही दिखा दे रहे हैं ताकि आप देखें और बिना पढ़े कितना हो पा रहा है वो आप अपना आकलन करें। और ये ज़रूरी भी है, जल्दी क्लासेस होंगी, उस पर काम चल रही हैं, उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। फ़िलहाल 50 सवाल हैं पेपर 1 के, 100 अंक, हर प्रश्न 2 अंक का। स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेशेंस बनाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं थ्योरेटिकल होते हैं, थोड़ा लेंदी होते हैं, समय लगता है। स्किप कीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से चीज़ों को देखें, समझें। पहला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है। समुच्चय शिक्षण, अब टीचिंग क्या है साथियों, बाईपोलर प्रोसेस है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये प्रक्रिया होता है, जिसमें मदद कौन करता है, करिकुलम, है ना। तो यहाँ पर टीचिंग मतलब बेसिकली क्या है, सिखाना ही है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है स्टूडेंट का या लर्नर का, जो अधिगम करता है उसका। तो प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से कौन विवरण कर रहा है, देखिए यहाँ पर शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंध, बिल्कुल बिना शिक्षण अधिगम, और बिना शिक्षण के अधिगम सही ढंग से नहीं होगा। अधिगम के लिए शिक्षण चाहिए, और शिक्षण के दौरान भी शिक्षक जो खुद होते हैं वो भी सीखते हैं, अधिगम करते हैं। ये दोनों संबंधित हैं। शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं, अंतर है ये तो गलत हो जाएगा। शिक्षण जो है पढ़ाने का प्रक्रिया, सिखाने का प्रक्रिया है, जबकि प्रशिक्षण जो है ये ट्रेनिंग लेने का प्रक्रिया है। ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे बीएड डीएलएड कोर्स करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, दोनों में अंतर है। तो यहाँ अंतर नहीं बोल रहा है, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। समझ शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है। अगर पूरा जो टीचिंग प्रोसेस है, इसमें छात्रों में क्या आता है, बदलाव आता है, उनके व्यवहार में, उनके ज्ञान में नए नए रूपांतरण होते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। समस्त अच्छा शिक्षण प्रकृति में औपचारिक, पूरा का पूरा जो अच्छा शिक्षण है क्या औपचारिक ही होता है, नहीं। टीचिंग दो तरह का होता है, औपचारिक अनौपचारिक। तो सिर्फ औपचारिक नहीं कह सकते, ये उचित नहीं है। आगे देखेंगे जल्दी से। शिक्षण एक सामाजिक कृत है, बिल्कुल ग्रुप में पढ़ाते हैं, स्कूल में कॉलेज में तो ग्रुप में ही पढ़ाया जाता है टीचिंग, लेकिन अधिगम कौन कितना कर रहा है ये सबका अलग अलग क्षमता योग्यता पर निर्भर करता है। अधिगम मतलब सीखना, ये व्यक्तिगत है, बिल्कुल सही बात। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर ए सी एफ बिल्कुल करेक्ट। अधिगमकर्ता के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है। अधिगमकर्ता यानी कि लर्नर यानी कि स्टूडेंट जो सीख रहा है ना, कौन सी विशेषता जो होती है शिक्षण की प्रभावोत्पादकता, जो टीचिंग हो रहा है उसमें क्या प्रभाव, कितना उत्पादकता उसमें दिख रहा है, कैसा पता चलेगा, या फिर कौन संबंधित है। देखिए, अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, जो लर्नर है इसका जो प्रीवियस नॉलेज है किसी भी टॉपिक पे या किसी भी विषय वस्तु पर, कितना इसको पहले का अनुभव है और इसको बाद में फिर टीच किया जा रहा है, टीचिंग किया जा रहा है, तो ये काफ़ी बेहतर ढंग से सीखेगा, क्योंकि वो पहले से थोड़ा बहुत उन चीज़ों को रिलेट कर पाएगा और पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ करके
जल्दी सीखेगा, अस्थाई सीखेगा तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। बाकी अधिगमकर्ता को सीखना है तो उनके साथी समूह का कोई मतलब नहीं है, अभिभावक कितने शैक्षिक स्तर के हैं, ये तो परिवार का आकार क्या है, ये सब कोई मतलब नहीं रखता। आगे देखिए, यहाँ पर टीचिंग मैथड्स हैं, शिक्षण विधियाँ हैं, और किस शिक्षण विधि में कौन सा सफलता या प्रभाव उत्पादकता मूल आवश्यकताओं की आवश्यकता हो सकती है, मिलान करना है। अब व्याख्यान विधि है। लेक्चर मेथड में क्या होता है, स्पष्ट भाषा में हम विषय वस्तु को संप्रेषित करते हैं, रखते हैं, बोलते हैं, प्रकट करते हैं। समूह में चर्चा जब कब करते हैं साथियों, समूह में चर्चा आपका हो जाता है प्रतिभागियों में प्रकरण आधारित भागीदारी के लिए, है ना। प्रतिभागी जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लेंगे, समूह में चर्चा करेंगे तो विचारावेश प्रक्रिया जो है और ये आपका होता है सी का, आपका सेकंड हो जाएगा, बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत करने के लिए। वहीं अभिकर्मित अनुदेशन की जो पद्धति है ये प्रतिपुष्टि सहित लघु पदों में प्रस्तुति के लिए है। जब शिक्षण विधियाँ पढ़ाएंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस का भी यूज़ करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके बन जाएंगे। नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रियाओं में उसकी पहचान कीजिए जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, मूल्यांकन पढ़ाएंगे, मूल्यांकन से भी 2 सवाल हर बार पूछे जाते हैं। मूल्यांकन जो होता है साथियों आपको सिर्फ मार्क्स देने के लिए, पास फेल करने के लिए या फिर सिर्फ ग्रेडिंग देने के लिए नहीं करना है। मूल्यांकन बच्चे में क्या कमियां रह गई हैं, कहाँ सुधार किया जाना चाहिए, है ना, कितना प्रोग्रेस है, इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन करना जिससे सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद मिले। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, शिक्षक पाठ्यक्रम का पूरा कार्य पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड गलत है, दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। अंक देना ये गलत है, सिर्फ अंक पे ही नहीं फोकस्ड हो जाना है। छात्रों के संदेहों का स्पष्ट करता है क्लासरूम में, ये बात सही है। समग्र निष्पादन के बारे में प्रत्येक 3 माह के अंतराल अभिभावकों को रिपोर्ट करना, ये बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता को, हाँ, हमेशा आपके लर्नर्स को, अधिगमकर्ताओं को क्या करना है, मोटिवेट करते रहना। तो ये बात बिल्कुल सही निकल करके आ रही है। इस हिसाब से 4th विकल्प जो है आपका करेक्ट। आगे देखिए, अभिकथन है और तर्क है। समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना। पूरा टीचिंग प्रोसेस का जो उद्देश्य है साथियों, जो अधिगम है इसको सुनिश्चित करना होता है, बिल्कुल होता है। शिक्षण इसीलिए ही होता है क्योंकि अधिगम हो। समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम नहीं। अब पूरा का पूरा जो सीखे हैं सिर्फ शिक्षण का परिणाम नहीं है, कुछ अनुभवों के द्वारा भी सीखा जाता है, कुछ समाज से सीखा जाता है, कुछ प्रकृति से भी सीखा जाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा टीचिंग से ही अधिगम हो। तो ये तर्क जो है गलत है, ए यहाँ पर सही है, आर जो है गलत है। आगे देखें, अब यहाँ जब आपको रिसर्च के प्रकार पढ़ाएंगे, शोध के प्रकार, शोध क्या होता है साथियों, पहले से जो चीज़ें मालूम हैं, हमें थोड़ा बहुत जानकारी या ज्ञान किसी भी चीज़ के बारे में है, इनमें फिर से हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं। रिसर्च नाम से ही पता चल रहा है, रिसर्च करते हैं, फिर से खोजबीन, जांच पड़ताल करते हैं, खंगालते हैं, ये होता है रिसर्च। ठीक है, तो रिसर्च के प्रकार, सभी प्रकारों को डिटेल में जानना होगा, तब ये सवाल फिर आपके इजीली बन पाएंगे। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 6 का, मौलिक शोध जो होता है आपका सिद्धांत निर्माण के माध्यम से प्रभावोत्पादकता व्याख्या का विकास करना है। व्यवहत शोध जो होता है साथियों, ये आपका विभिन्न स्थितियों में उपयोग के लिए सिद्धांत की प्रयोज्यता की खोजबीन करना है। क्रियात्मक शोध में क्या करते हैं हम, क्रियात्मक शोध में हस्तक्षेप के उपयोग के माध्यम से प्रचलित स्थिति में सुधार लाते हैं। मूल्यांकन परक शोध जो है इसमें हम हस्तक्षेप के अनुभूत प्रभाव का पता लगाते हैं। ये विशेषताएं शोध के प्रकार के साथ में। चलो चलें, अब यहाँ पर देखेंगे साथियों कौन सा समुच्चय जो है क्रियात्मक शोध, ये क्रियात्मक शोध प्रकार है शोध का, तो रणनीति की चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है। तो क्रियात्मक शोध में हम सबसे पहला स्टेप जो है क्या करते हैं, सबसे पहले नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं,
फिर क्रियान्वयन करते हैं, फिर उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं और बाद में फिर गहन चिंतन करते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पर हो जाएगा। शोध पदों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वैज्ञानिक विधि के निकट है? तो जब हम शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही क्रम कौन सा होगा? तो किसी भी चीज़ का शोध क्यों करते हैं? जब कोई प्रॉब्लम आती है तभी रिसर्च किया जाता है, या कुछ जानना है, नया खंगालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले समस्या की स्थिति को अनुभूत करते हैं, समस्या को जानते हैं, उसके बाद वास्तविक एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसको पहचान करते हैं, फिर डिफाइन करते हैं, परिकल्पना करते हैं, प्रस्तावित समाधान समाधान परिणामों को निगमित करते हैं और परिकल्पना का कार्य रूप में परीक्षण करते हैं। ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन, थिंकिंग भी हमें पढ़ना है, चिंतन कैसे होता है, कितने प्रकार हैं, उनके प्रकारों की विशेषताएं वगैरह सारी चीज़ें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 10 फोर्थ आंसर। आगे देखेंगे, आगे हर एग्ज़ाम में आपका नेट जेट जो भी देंगे, पैसेज से सवाल 3-4 सवाल रहेंगे ही रहेंगे। अब पैसेज आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो इसको अभी पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाओगे, और इसको सभी कोई ऑलमोस्ट कर ही लेते हैं। तो 11 से 15 तक जो है स्किप कर देंगे, हिंदी में भी रहेगा। और चूँकि यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा साधनों की कमी है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ बेहतर डिलीवर करने का। बाकी आगे देखते हैं। कक्षा का गत संप्रेषण, कम्युनिकेशन से सवाल आपको पूछा जाएगा। कम्युनिकेशन के बहुत सारे प्रकार हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, उसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत। संप्रेषण क्या होता है? अपने बातों को, अपने विचारों को सही ढंग से, प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुंचाना, प्रकट करना, है ना, यही तो है संप्रेषण। तो कक्षा क्लासरूम में अगर संप्रेषण कर रहे हैं कुछ उद्दीपकों की, उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस की स्वीकारता और अस्वीकारता के बीच में विभेदन कैसे करेंगे आप कि स्वीकार हो रहा है छात्रों के द्वारा या लर्नर के द्वारा, या अस्वीकार हो रहा है, कैसे विभेदन करेंगे? तो चयनात्मक ध्यान से। आगे देखेंगे, अभिकथन है फिर तर्क है। अभिकथन को ध्यान से देखिए, शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को दिए गए आरंभिक संदेशों का बाद में अंतः क्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है, ये बोला जा रहा है बात। तो आवश्यक होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक है, ये तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। संप्रेषण प्रक्रिया का अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ छात्रों द्वारा अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है। अगर हम संप्रेषण में अगर ज़्यादा हम नियंत्रण करें, कंट्रोल करें, इसका मतलब है कि अधिगम, छात्रों का जो अधिगम है उस पर भी नियंत्रण कर रहे हैं। ये सही है, ये बात सही है। कम्युनिकेशन जो है आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं रखेंगे अपने तरफ खींच करके। सही कम्युनिकेशन, सही संप्रेषण कब होगा? जब दोनों तरफ से अच्छा तालमेल होगा, ना कि आप नियंत्रित रखें, उनको भी अवसर बराबर का देना होगा। तो ये उनके अधिगम पर भी प्रभाव डालेगा। तो ये आपका जो है तर्क सही है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अभिकथन देखिए, कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है। क्लासरूम में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर स्वाभाविक क्षमता है, ये स्वाभाविक नहीं है। कुशल ढंग से संप्रेषण करना है तो ये आपको सीखना होता है। जनरली जो बातचीत होता है, डिस्कशन होता है, ये हम सभी कोई करते हैं, लेकिन कुशल ढंग से आपको करना है कम्युनिकेशन, संप्रेषण, वार्तालाप, तो आपको स्किल्ड होना होगा। ये स्वाभाविक नहीं है, ये आपको सीखना होगा। कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। तर्क यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन अभिकथन गलत है। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, रीजनिंग के कुछ सवाल आएंगे। कक्षागत संप्रेषण एक क्रियान्वितिकारी प्रक्रिया है, क्या कहेंगे इस बात को? यहाँ पर आप ध्यान से देखें, बिल्कुल ये प्रक्रिया तो है
कोई भी शिक्षक इस मान्यता के अंतर्गत कार्य नहीं करता कि छात्रों की अनेक क्रियाएं सोदृश्य होती हों। ये बात भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं हो रहा है। दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा। संप्रेषण से देखिए कितना सवाल आ गया था। मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय सही है? सही कौन सा है आपको बताना है। अब देखिए, अशाब्दिक संप्रेषण, ऐसा संप्रेषण कम्युनिकेशन किसको कहेंगे? अशाब्दिक, जिसमें हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, बोलते नहीं हैं, हम क्या साइन का यूज़ करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं या फिर इशारों का यूज़ करते हैं। ये आपके अशाब्दिक हुए। शब्दों के माध्यम से कम्युनिकेट करेंगे वो शाब्दिक होगा। तो यहाँ पर अशाब्दिक संप्रेषण विचारों को उद्दीप्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपका करेक्ट है। संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है। अर्जित यानी कि जो जन्मजात होता है उसको अर्जित कहते हैं, अर्जित नहीं है। बोल चाल हम अर्जित होता है कि जन्म से ही चलो बोलना सीख गया समाज परिवार में देख के, लेकिन आपको संप्रेषण का सही अर्थ है कि अपनी बातों को बहुत ही सटीकता से, प्रभावी ढंग से, जो सुनने वाला है, लर्नर है या फिर अधिगम करता लिसनर, उसको भी बहुत ही अच्छे ढंग से वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो इसके लिए आपको स्किल होना चाहिए। तो ये आपका अर्जित नहीं है, सीखना होता है। संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं। कम्युनिकेशन से कैसे नहीं, यूनिवर्सल हम समाधान कर सकते हैं, उसी से तो समाधान संभव है। तो यहाँ पर नहीं है बोल दिया है, तो तब के केस में ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। संप्रेषण खंडित नहीं, बिल्कुल इसको खंडित नहीं कर सकते। अधिक संप्रेषण का अर्थ है अधिक छात्रों द्वारा अधिक प्रभावी है, अधिगम। बिल्कुल अधिक संप्रेषण हो रहा है छात्रों के बीच में, मतलब आप जो अधिगम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर छात्रों को समझ आ रहा है। कक्षागत संप्रेषण के माध्यम से सीखे हुए का मूल्य छात्रों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पर देखिए तो फोर्थ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, श्रृंखला है -1, 5, 15, 19। किस तरह से ये श्रृंखला बढ़ रही है, ध्यान से देखिए और जल्दी से कर दें। -1 से 5 कैसे जाएंगे, जब +6 करेंगे तभी। 5 से 15 कैसे आएंगे, 10 + 10 करेंगे। 15 से 29 कैसे आ रहा है, +14। किस तरह से पैटर्न बढ़ रहा है, 6, 10, 14, यानी कि आगे 18 होना चाहिए। 29 + 18 कीजिएगा तो 47 आएगा। चलिए आगे देखेंगे। श्रृंखला है ABD, DJ की, GK, HMS ऐसे है। तो इस तरह के सवाल आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिलेट करें, A से D में देखिए 3 बढ़ रहा है, D से H में देखिए 4, और H से M जाएंगे तो 5, S से B आएंगे तो 6, और S से 7 आएंगे तो आपका मिलेगा Z मिलेगा। पहला लेटर तो Z होगा। अब B को G से रिलेट करें, यहाँ पर क्या हो रहा है, +5, फिर G से M +6, फिर +7, फिर +8, इस तरह का हो रहा है। तो आगे +7 होगा तो आप पहुँच जाएंगे S के बाद में K पहुँच जाएंगे। फिर आगे उसी तरह से रिलेट कर लीजिएगा, ZKW, करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। वाराणसी को ये लिखा जा रहा है, कोलकाता को क्या लिखा जाएगा, यहाँ भी वही चीज़ करना है। B से W में देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ पर UVW +1 हो रहा है। फिर A से C, ABC +2 हो रहा है, यहाँ भी करके देखिए। K में +1, L, O में +2 करेंगे तो OPQ, LQ यहाँ पर दिख रहा है आपको। चलिए आगे देखें। एक महिला ने अपने पति से राकेश का परिचय कराते हुए कहा, इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो ये महिला राकेश की क्या लगती है, इस तरह के सवाल आप इजली कर लोगे, बहन लगेगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, 16 जोड़ा जाता है दोनों में, अनुपात 1 अनुपात 2 हो जाता है। संख्याएं क्या होंगी, चलिए तो अनुपात में दिया हुआ है, मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या क्या 5x, और दोनों में क्या जोड़ना है, 16 जोड़ना है। ठीक है, जोड़ दिए, और ये अनुपात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अनुपात 2। सॉल्व करेंगे इसको साथियों तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तिरछा 2 दूनी 4x + 16 दूनी 32, और इक्वल्स के इधर क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5x को 1 से गुणा करेंगे 5x,
और 6 के 6। बाकी यहाँ से x का वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा x बराबर 16। अब x बराबर 16 मिल गया आपको, तो ये 2x माने थे पहली संख्या, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, और ये 5x माने थे तो 16 पचे 80। ये आंसर आपको मिलेगा। चलिए आगे देखें। प्रज्ञा की श्रेष्ठता किसी एक विषय के बारे में उसकी एकाग्रता शक्ति पर उसी प्रकार निर्भर करती है जिस प्रकार कॉनकेव दर्पण पर पड़ने वाली सभी किरणों को एक बिंदु। अब ये रीजनिंग का सवाल है, किस पर ये आधारित है साथियों? सादृश्यता। सादृश्यता पढ़े होंगे, रीजनिंग के सवाल इसी तरह के होते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, आधार वाक्य 2 हैं। अधिकांश नर्तक जो हैं शारीरिक रूप से फिट हैं, अधिकांश गायक नर्तक हैं। अब इस तरह के सवाल आप बहुत ही शानदार ढंग से करेंगे, उम्मीद है। ए बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा आगमनात्मक तर्क में पूर्व कल्पित है? तर्क आगमनात्मक होता है, निगमनात्मक होता है। निगमनात्मक तर्क में नियम से होकर गुजरना पड़ता है, आगमनात्मक में हम नियम की बात नहीं करते, एग्जाम्पल्स वगैरह से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 28 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका प्रकृति की समरूपता। आगे देखेंगे, पालतू पशु कम खूंखार होते हैं यदि इस परिज्ञप्ति को असत्य मान लें। इसको असत्य मान लें कि पालतू पशु जो हैं कम खूंखार होते हैं, गलत मान लेते हैं। तो यहाँ पर सही कोट क्या हो सकता है? सभी पालतू पशु खूंखार होते हैं? सभी नहीं हो सकते, अधिकांश पालतू पशु खूंखार होते हैं। ये बात यहाँ पर इस स्टेटमेंट की ओर से सही हो जाएगा, 4 वाला हो जाएगा आपका। अब सबसे जो लेंदी होता है यहाँ पर देखें, टाइम लगेगा आपको। और 30 का सवाल देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेन चित्र के संदर्भ में सही नहीं है? वेन डायग्राम से आपको सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान से देखेंगे साथियों। इसका वर्गों के अलावा आधार वाक्यों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। अब आपको यहाँ डेटा इंटरप्रिटेशन से सवाल 3-4 सवाल हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छे ढंग से कर लेना है। इजी कैलकुलेशन होता है, पूरा डेटा आपको दिया रहता है, परसेंटेज वगैरह किस में ज़्यादा किस में कम, यही सब बोला जाता है। तो बहुत इसमें लोड नहीं लेना है। यहाँ पर 2012 से 16 तक चावल का उत्पादन हुआ है, साथ ही साथ निर्यात भी किया गया है। और प्रति व्यक्ति उपभोग, एक व्यक्ति कितना उपभोग कर रहा है वो किलोग्राम में दिया गया है। 31 से 35 तक के हमें उत्तर करने हैं। चलिए, ये 2012, 13, 14 से लेकर के 16 तक का आंकड़ा दिया हुआ है। उत्पादन की मिलियन में दिया हुआ है, निर्यात भी मिलियन में है, और उपभोग जो है किलोग्राम में दिया हुआ है। 2012 में देखिए चावल का उत्पादन हुआ 186.5 मिलियन किलोग्राम, और निर्यात कितना किया गया? 114 मिलियन किलोग्राम, और एक व्यक्ति का उपभोग कितना हुआ? 36.25। ठीक है, तो सभी ईयर का है, तो आप सबका उत्पादन जोड़ सकते हैं। जैसे 12 से 16 का टोटल उत्पादन कितना हुआ ये जोड़ सकते हैं, निर्यात कितना हुआ ये जोड़ सकते हैं, इसको भी जोड़ सकते हैं एवरेज निकालने के लिए, अगर एवरेज औसत निकालने बोल दिया जाए तो। यहाँ फॉर्मूला भी मेंशन है, देखिए प्रति व्यक्ति उपभोग कैसे निकलता है? उपभोग मिलियन जो है किलोग्राम में भागा दे देंगे जनसंख्या को, तो ये निकल जाएगा। साथ ही साथ उपभोग मिलियन किलोग्राम में, अगर उपभोग निकालना है तो क्या करेंगे? उत्पाद में निर्यात को घटाएंगे। अगर हमें 2012 का क्या निकालना है? उपभोग निकालना है, तो हम क्या करेंगे? उत्पादन कितना हुआ जी? 186.5, इसमें घटाएंगे 114, ये 2012 का उपभोग हो जाएगा। उसी तरह 2013 का उपभोग कैसे निकलेगा? उत्पादन हुआ 202 और इसका निर्यात हुआ 114, घटाएंगे तो निकल जाएगा। सभी ईयर्स का इस तरह से निकल जाएगा। इजी है। अब सवाल देखते हैं, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में चावल के उपभोग में सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब उपभोग तो हमें निकालना है, लेकिन इसको प्रतिशत में निकाल के देखना है कि किस साल सबसे ज़्यादा हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा साथियों? उपभोग निकालना होगा। उसके बाद हमें कंपैरिजन करना होगा कि साल सबसे ज़्यादा हुआ। देखिए, हम अगर 2012 का उपभोग निकालें तो 2012 का उपभोग निकालेंगे तो उत्पादन को निर्यात में माइनस करना होगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 186.5 में आप घटाएंगे 114 तो 72.5 आएगा।
उसी तरह यहाँ पर घटाएंगे 2013 का उपभोग कितना हुआ, तो ये आपका घटाएंगे तो 88 आएगा। 238 में 130 घटाएंगे तो यहाँ पर 108 आएगा। उसी तरह 2015 का उपभोग आपका हो जाएगा 105। इसको नोट डाउन कर लेंगे ताकि बार बार स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर नीचे होगा, इरेज हो जाएगा। 2016 का उपभोग यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 127। ये उपभोग है सभी वर्षों का। अब हमें निकालना है वृद्धि। वृद्धि निकालना है, चलिए प्रतिशत में निकालना है। अब यहाँ देखें हम 2012 से 13 में कितना वृद्धि प्रतिशत हुआ है, यानी कि 13 जब आए 2012 से 13 तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो प्रतिशत वृद्धि हम 2013 का निकालेंगे। 2013 का प्रतिशत वृद्धि कैसे निकलेगा प्यारे साथियों, तो यहाँ पर 2013 का उपभोग जो है 88, इसमें से घटाना होगा 2012 का उपभोग को, यानी कि 72.5 को, और डिवाइड कितना में करेंगे 72.5 क्या, क्योंकि 2012 के संदर्भ में निकाल रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज में बदलना है। तो ये कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पर 21.38% आएगा। ये आपका होगा साथियों 2012 से 13 का प्रतिशत वृद्धि। उसी तरह से आप निकाल लेंगे 2013 से 14 का अब निकलेगा, ठीक है। चलिए, तो प्रतिशत वृद्धि अब 2013 से 14 में कितना हुआ, तो 2014 का जो वृद्धि है वो कितना हुआ आपका 108 हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, 108 माइनस 2013 का वृद्धि कितना है 88, और बट्टा में 88 और गुना में 100। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको मिलेगा 22.73%। मैं तरीका बता दे रहा हूँ, आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ये 13 से 14 का निकल गया। उसी तरह से 14 से 15 का भी सेम तरह से निकालेंगे। तो 14 से 15 में आपका प्रतिशत वृद्धि 2-2.78 आएगा। इसमें वृद्धि नहीं होता है, इसमें ह्रास होता है, मैंने कैलकुलेट किया था। उसी तरह से आप निकालेंगे 2015 से 16 में कितना वृद्धि हुआ, तो ये आपका 20.95% आता है। तो यहाँ पर सबसे अधिकतम वृद्धि दर जो होता है साथियों 2014 में होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा 2014 होगा। निकाल के अभी दिखा दिया कैसे निकालना है। वर्ष 2014 में देश की जनसंख्या कितनी थी। अब जनसंख्या निकालना है। जनसंख्या निकालने के लिए क्या होगा कि 2014 का जो उपभोग है, उपभोग कितना था 108 था। इसको डिवाइड करना होगा, डिवाइड करना होगा प्रति व्यक्ति उपभोग से। तो प्रति व्यक्ति उपभोग 2014 में कितना है, तो 38.75 है। तो ये आपका 114 बटा में 88 होगा। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 2.79 मिलियन समथिंग आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपका हो जाएगा तीसरा वाला। किस वर्ष की अवधि में निर्यात और उपभोग का अनुपात सर्वाधिक है। अनुपात निकालिए, रेशियो निकालिए। उपभोग और अनुपात, निर्यात और उपभोग का अनुपात इजी है। तो यहाँ पर देखिए 2012, 13, 14, 15 ऑप्शन में है, तो इनका निकाल ले आप। 2012 का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए साथियों उपभोग कितना है 72.5 हुआ था। उपभोग कैसे निकलता है, उत्पादन में निर्यात को घटा के। और इसमें प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है 36.25। इसका रेशियो 2 मिलियन के पास आएगा। उसी तरह आप 2013 का निकाल लेंगे, तो 2013 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में 2013 का निकालेंगे तो यहाँ पर उपभोग जो हुआ था 88, और प्रति व्यक्ति उपभोग को डिवाइड कीजिएगा 35.2 से, तो ये आपका 2.5 मिलियन आएगा। सबको सेम फॉर्मूले से आप कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा उपभोग जो है 2016 में मिलेगा। यहाँ पर देखें कितना आया था आपका उपभोग 127, और इसको डिवाइड करेंगे प्रति व्यक्ति उपभोग से 42 से, तो ये आपका 3.02 मिलियन आएगा। तो ये मैक्सिमम था, सर्वाधिक जनसंख्या।
वो अनुपात निकाल रहे थे निर्यात और उपभोग का। तो 2016 ऑप्शन में नहीं है, 2016 ऑप्शन में नहीं है, तब के केस में 2012 जो है मैक्सिमम होगा 2 मिलियन, मिलियन नहीं मैक्सिमम हो जाएगा 2014 हो जाएगा 2.79। चलिए आगे देखें, देश की जनसंख्या किस वर्ष में सर्वाधिक है। तो ये तो अभी हमने कैलकुलेट किया था, 34 का कैलकुलेट अभी हमने किया था, क्या हो जाएगा 2016 3 पॉइंट समथिंग मिलियन था। अब यहाँ चावल का औसत उपभोग निकालना है, औसत उपभोग। तो औसत उपभोग कैसे निकालेंगे, जो सभी वर्षों का उपभोग है सबको यहाँ पर 5 साल है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। औसत उपभोग निकालेंगे एवरेज, तो क्या हो जाएगा 2012 में उपभोग 12.5 था, 13 में आपका 88 था, 14 में आपका 108, 15 में आपका 105 और 16 में 127। इसको डिवाइड करना है 5 से, डिवाइड करेंगे तो 100.1 के आसपास आपका आ जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4। चलिए आगे देखते हैं। ICT शब्द पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ICT, इसको भी आपको पढ़ना, ICT का फुल फॉर्म एक बार आप ज़रूर से कमेंट में बताएं कितने लोगों को आता है। ICT प्रथमाक्षरी नाम है जिसका पूरा नाम इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी, गलत है फुल फॉर्म। ICT के अंतर्गत वे परिणामी प्रौद्योगिकी सम्मिलित हैं जिनके अंतर्गत श्रव्य दृश्य दूरभाष कंप्यूटर नेटवर्क ये सारी चीज़ें आती हैं, ये बात सही है। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। एक नए लैपटॉप का निर्माण किया गया है जिसका भार कम है। नया लैपटॉप बनाया गया, उसका वजन बहुत कम है, अति लघु है और अपने पुराने जो मॉडल है उसके तुलना में कम बिजली का खर्चा करता है। तो यहाँ पर किस तरह का प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है, ये हो जाएगा आपका SSD, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। आगे देखें, मेल आप लोग खोल के देख लेंगे। निम्नलिखित ईमेल फील्ड्स में से स्वामी को संदेश मिलने पर वह कौन से ईमेल पतों को जान सकेगा। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला। भंडारण की निम्नलिखित इकाइयों का सही क्रम बताना। सबसे छोटा यूनिट कौन होता है साथियों, सबसे छोटा यूनिट आपका कौन सा होता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। सबसे छोटा यूनिट होता है बिट, फिर होता है आपका बाइट, फिर होता है आपका KB किलो बाइट, फिर MB मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, ये आपका क्रम होता है। तो FB ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा तीसरा। चलिए इजी सवाल देखिए, यहाँ मेमोरी से सवाल है, कौन सा सही है। रीड ओनली मेमोरी वोलेटाइल है, नहीं, ये नॉन वोलेटाइल है। लाइट कटने के बाद में जो डेटा है साथियों वो सेव रहता है रीड ओनली मेमोरी में, जिसको नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं। नॉन वोलेटाइल आपका सेकेंडरी मेमोरी भी नॉन वोलेटाइल होता है, ये डेटा सुरक्षित रहता है। और सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं HDD, SDD, SSD और ये भी आपके नॉन वोलेटाइल। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो 40 का कौन वाला सही होगा, केवल Q। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वोलेटाइल है, बाकी वो सेकेंडरी और रोम जो है नॉन वोलेटाइल। ताप विद्युत संयंत्रों के उत्पादित फ्लाई ऐश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ताप के द्वारा विद्युत उत्पादन हो रहा है तो ये पर्यावरण का हितैषी है, नवीकरणीय संसाधन है, अच्छी बात है। तो इसमें क्या होता है, सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि में, बंजर भूमि के विकास में, बांध जल के रचनाओं में, ईंट उद्योग में। ये तो ABCD सभी लग रहा है सही, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।
आगे देखिए, प्राकृतिक विपदाओं की निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता? सूखा। आगे देखिए, अभिकथन ए और तर्क। अंतः वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। सही बात है। अंतः वायु प्रदूषण में वायु प्रदूषकों का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित नहीं है, ये असीमित है। तो ये जो तर्क आपका गलत है, कथन सही है। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पर भारत में विद्युत का जो उत्पादन होता है अलग अलग संसाधनों से होता है, जैसे ताप से होता है, पानी से होता है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको जो है किसका उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर प्लेस करना है, नंबरिंग करना है। सबसे ज़्यादा जो बिजली का उत्पादन होता है ताप, विद्युत ताप, तो ये पहला आपका हो जाएगा क्या? टीपीपी। उसके बाद में विद्युत का जो उत्पादन होता है रीन्यूएबल एनर्जी से, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से। फिर आपका जो होता है जल से, तो जल के लिए क्या है आपका यहाँ पर? जल विद्युत परियोजना LHP। फिर आपका न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, बहुत कम इससे बिजली उत्पादन होता है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर देख लें 44 का TPP RE LHP NE, ऑप्शन ए। भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है? भारत की नदियां जो हैं सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे हो रहा है? अशोधित वाहित मल से। विश्व में भारत की विशालतम उच्च शिक्षा प्रणाली किन देशों के बाद आती है? किन देशों के बाद आती है? ये आती है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद आती है। फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर। चलो चलो चलो, और कई गो सवाल है रे बाबा। प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप निम्नलिखित में से किसमें PhD कार्यक्रम करने वाले छात्रों के लिए है? तो ये है आपका IIMC, IIT, NIT, IISER, IIIT राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए दिया जाता है। आगे देखिए, विपक्ष का नेता उन समितियों का एक सदस्य होता है जो चयन करती है। क्या चयन करती है? ये चयन करती है केंद्रीय सूचना आयुक्त को, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को, साथ ही साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का। ABC होगा यहाँ पर, ABC आपका सेकंड में। जेंडर बजटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जेंडर के संदर्भ में यहाँ पर कथन जो सही है आपका B और D, ध्यान से देख लेंगे। आगे देखेंगे, भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सी बाधाएं हैं? नागरिक केंद्रित प्रशासन होना चाहिए, कौन बाधा बन रहा है? ध्यान से देखें। सरकारी नौकरशाहों की सख्त और अनम्य अभिवृत्ति, बिल्कुल यही तो जुड़े हुए हैं केंद्रीय प्रशासन में, जो कि बाधा बनाते हैं। कानूनों और नियमों का अप्रभावी कार्यान्वयन, अगर जो नियम कानून बने हैं इनका सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है तो ये भी बाधा है। नागरिक के आधार और कर्तव्यों के बारे में जागरूक तो हैं लेकिन ऊपर ही सही से काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर A और B आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरह से 50 सवाल कितना कर पाएँ खुद से आप लोग कमेंट में लिखिएगा। 1-2 साल के और भी आपको दिखाए जाएंगे PYQ, उसके बाद में क्लासेस आपकी चलेंगी। एग्ज़ाम से बहुत पहले पहले आपको कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सेपरेट प्लेलिस्ट बन जाएगा जेट पेपर 1 के नाम से, उसको आप लोग फॉलो करते रहिएगा। धन्यवाद।